नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं मनीष झा और आप देख रहे हैं मनीष लॉ क्लासेस। आज के वीडियो में हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में जानेंगे। इसके पहले वीडियो में हम पार्ट 1 और पार्ट 2 के बारे में पढ़ लिए हैं। पार्ट 2 तो इनफैक्ट 3 वीडियो हैं। आपका डाउट पूरा क्लियर हो जाएगा सिटीजनशिप को लेकर। और आज के वीडियो में हम फंडामेंटल राइट के बारे में पढ़ेंगे, जो पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसमें आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक मेंशन है। ये फंडामेंटल राइट का आज इंट्रो क्लास है। इसके बाद आपको फंडामेंटल राइट का 6 क्लासेस मिलेगा। ये ऐसा क्यों, वो आपको आगे का वीडियो में पता चलेगा। देखिए, तो आज के वीडियो में हम फंडामेंटल राइट्स को पढ़ेंगे। फंडामेंटल राइट्स होते क्या हैं? फंडामेंटल राइट्स का मतलब होता है मूल या मौलिक अधिकार। वह अधिकार जिसको आपसे पब्लिक ना गवर्नमेंट, पब्लिक और गवर्नमेंट दोनों आपसे डिप्राइव नहीं कर सकता, वंचित नहीं कर सकता, ना छीन सकता है। वह अधिकार आपका जिसको ना तो कोई पब्लिक ना तो कोई गवर्नमेंट आपसे छीन सकता है, ना कोई आपको डिप्राइव कर सकता है। ये अधिकार आपको ज़िंदगी जीने के लिए बहुत काम आते हैं, इसीलिए इसे फंडामेंटल राइट कहते हैं। ये अधिकार आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देता है, ना कि कोई गवर्नमेंट। ये आपको भारतीय संविधान प्रोवाइड करता है। ये आपके 6 तरह के फंडामेंटल राइट को होते हैं। आप फंडामेंटल राइट को अपनी दुनिया में पहचानते नहीं होंगे, आप अपना काम करते रहते हैं रोजमर्रा की ज़िंदगी में, आप समझते नहीं क्या होता है फंडामेंटल राइट। देखिए, फंडामेंटल राइट वो राइट होता है, मान लीजिए किसी से अगर वो फंडामेंटल राइट ले लिया जाए तो उसका जीना ज़िंदगी एक जेल के समान हो जाएगा। जेल में जैसे फंडामेंटल राइट सारे ले लिए जाते हैं, आदमी अपना मन का कुछ नहीं कर सकता। हम आप अपना मन के कहीं भी ट्रैवलिंग कर सकते हैं, कहीं भी इंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी कर सकते हैं, घूमना फिरना, मूवी देखना, सब कुछ कर सकते हैं। ये हमारा फंडामेंटल राइट है। यही अगर आदमी कोई जब जेल में चला जाता है तो उससे उसका सारा फंडामेंटल राइट ले लिया जाता है, फिर उसका ज़िंदगी नरक के समान हो जाता है। ये फंडामेंटल राइट वही फंडामेंटल राइट है। तो अब समझते हैं इस फंडामेंटल राइट की पूरे कहानी को एज पर कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, पहला तो ये देखिए, मैंने बताया कि फंडामेंटल राइट आपको कोई ना पब्लिक ना कोई गवर्नमेंट आपसे डिप्राइव कर सकता है, वंचित नहीं कर सकता है। सिवाय गवर्नमेंट आपसे तभी ये आपका फंडामेंटल राइट ले सकता है जब हमारे कंट्री के ऊपर कोई प्रॉब्लम आया हो, हमारे कंट्री के ऊपर कोई प्रॉब्लम आया हो। उस केस में इमरजेंसी के टाइम में आपका फंडामेंटल राइट को सस्पेंड किया जाता है कुछ टाइम बट के लिए, कैंसिल नहीं किया जाता है। सपोज कीजिए किसी देश से, किसी कंट्री से अगर हमारे देश का, हमारे कंट्री का वार चल रहा है, उस वक्त अगर आप धरना प्रदर्शन देंगे कि हमारी मांगे पूरी करो, तो गवर्नमेंट तो आपको पहले बोलेगी कि अभी देश के ऊपर संकट आया और तुम हमारी मांगे पूरी कर रहे हो, अभी चलो देश के लिए पहले मांग पूरा करो, देश में हाथ बटाओ, अभी युद्ध चल रहा है, अभी हम तुम्हारे फंडामेंटल राइट को नहीं देख सकते हैं, बाद में तुम अपना मांग पूरी कर लेना, पहले देश की सम प्रॉब्लम जो है उसको पहले सॉर्ट आउट करते हैं। तो कुछ टाइम पीरियड के लिए आपके फंडामेंटल राइट को गवर्नमेंट सस्पेंड कर देगी, लेकिन आपसे कैंसिल नहीं करेगी। ये हो गया एक चीज़। दूसरा है, हमारा फंडामेंटल राइट यूएसए से लिया गया है। उनका सोर्स ऑफ जो फंडामेंटल राइट है वो आपका यूएसए से लिया गया हुआ है। आपको हम स्टार्टिंग फर्स्ट इंट्रो क्लास में बताए थे कि हमारे संविधान में टोटल 12 कंट्री से सोर्स लिया गया है। जब सोर्स पूछता है कि सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है या सोर्स ऑफ फंडामेंटल राइट क्या है, बहुत कुछ ऐसे पार्ट आपको पूछा जाएगा एग्जाम में कि इसका सोर्स क्या है, इसका सोर्स क्या है। यहाँ देखिएगा, फंडामेंटल राइट का सोर्स है यूएसए। अब देखिए, फंडामेंटल राइट ये इम्प्लीमेंट होता है सिर्फ पर्सन के लिए, हम और आप जैसे व्यक्ति हैं, व्यक्ति के लिए होता है, किसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं होता है, सिर्फ व्यक्ति, ओनली पर्सन। फंडामेंटल राइट को हम मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है कि मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं, तो मैग्ना कार्टा आप लिख सकते हैं पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या फंडामेंटल राइट, ठीक है, इसे मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। ये फर्स्ट 2015 में इंग्लैंड में इंट्रोड्यूस हुआ था। इसका मतलब होता है कि रिटन डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स, मतलब फंडामेंटल राइट्स रिलेटेड से एक रिटन डॉक्यूमेंट को ही हम मैग्ना कार्टा कहते हैं। अब देखिए, फंडामेंटल राइट जो है आपको पॉलिटिकल फ्रीडम देने का काम करता है, पॉलिटिकल फ्रीडम, लेकिन सोशल और इकोनॉमिकल जो फ्रीडम होता है वो आपको डीपीएसपी देने का काम करता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसके बाद का जो पार्ट है, पार्ट 4, उसमें आपको हम बताएंगे डीपीएसपी। फिलहाल आप ये समझिए, फंडामेंटल राइट आपको पॉलिटिकल फ्रीडम देने का काम करता है, ना कि सोशल और इकोनॉमिकल, और ये सिर्फ पर्सन पे इम्प्लीमेंट होता है। अब समझते हैं, जैसे आपको हम बताए थे कि फंडामेंटल राइट आपका गवर्नमेंट ले सकती है इन केस ऑफ इमरजेंसी, और उस वक्त भी आपका 2 आर्टिकल 20 और 21 आपसे डिप्राइव नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब ये आर्टिकल 20 और 21 क्या है, ये देखिए, फ्रीडम,
ये कुछ आज़ादी है जो आपको हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। वो क्या आज़ादी है जो आपसे इन कितना भी कुछ इमरजेंसी हो आपसे वो चीज़ नहीं लिया जा सकता। ठीक है, अब हम समझते हैं फंडामेंटल राइट टोटल होते हैं 6 टाइप के। पहले ये 7 टाइप्स के होते थे, बाद में अमेंडमेंट करके उसको 6 टाइप कर दिया गया है। अभी डिटेल वीडियो में आपको हम बताएंगे। पहला है इक्वालिटी, मतलब समानता। इसमें हम 14 से 18 के बीच, आर्टिकल 14 से 18 के बीच समझेंगे कि सब में समानता कैसे होनी चाहिए। अब देखिए, कुछ वर्गों के लिए समानता होती है, जो बड़े होते हैं उनके लिए अलग, जो ओल्ड एज होते हैं उनके लिए अलग, जो वोमेन होती है उनके लिए अलग, बच्चे होते हैं सब उनके लिए अलग। अब सब में इक्वालिटी का मतलब ये मत समझिए कि सबको एक नज़र से देखना। अगर ऐसा होगा तो मान लीजिए हम ट्रेन में जा रहे हैं तो मुझसे फुल टिकट लगेगा, और मेरे भतीजे अगर मेरे साथ जा रहे हैं तो उनका भी क्या फुल टिकट लगेगा? ऐसा तो नहीं होगा, इसमें तो मेरा लॉस हो जाएगा। तो संविधान जो बनाया गया है सबके हित में सोचकर कि किसके लिए क्या बेनिफिट हो। अगर मैं बड़ा हूँ तो मेरे लिए एक अलग इक्वालिटी है, बच्चों के लिए एक अलग इक्वालिटी है। ठीक है, तो ये इक्वालिटी का लॉ हम पढ़ेंगे, राइट ऑफ इक्वालिटी, आर्टिकल 14 से 18 के बीच में, नेक्स्ट पार्ट में। उसका दूसरा पार्ट था, दूसरा टाइप, जो 6 तरह के आपके फ्रीडम होते हैं फंडामेंटल राइट। उसका पहला राइट है राइट ऑफ इक्वालिटी, जो आर्टिकल 14 से 18 के बीच है। दूसरा राइट है फ्रीडम का राइट, जो आर्टिकल 19 से 22 के बीच है। और इसी में आर्टिकल 20 और 21 ही एक ऐसा एक्सेप्शन है जिसे गवर्नमेंट इमरजेंसी केस में भी आपसे नहीं ले सकती, नहीं डिप्राइव कर सकती आपको। तीसरा है एक्सपोलिएशन, मतलब शोषण का। तो शोषण का अधिकार नहीं है, शोषण के अगेंस्ट अधिकार है। जैसे चाइल्ड लेबर होता है तो वहाँ बच्चों को यह अधिकार है कि हमसे चाइल्ड लेबर ना किया जाए, उसका कुछ सर्टेन एज वर्ड है, वो आपको पता चलेगा नेक्स्ट वीडियो में। फिर तीसरा आता है फ्रीडम ऑफ रिलीजियन का, मतलब धार्मिक। आप धर्म के किसी भी धर्म से हो, आप पूजा पाठ कहीं भी कुछ भी कर सकते हो। तो ये है हमारा रिलीजन, मतलब धर्म के आधार पर जो आज़ादी मिलनी चाहिए उसका जिक्र, वो आर्टिकल 25 से 28 के बीच में है। उसके बाद आता है कल्चर और एडुकेशन का राइट, पढ़ाई का, शिक्षा का अधिकार। हर बच्चों को शिक्षा का अधिकार होना चाहिए, उसका राइट आपको मिलेगा 29 से 30, 2 आर्टिकल के बीच में। और सबसे जो 6 नंबर है वो आपका है ब्रह्मास्त्र, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। ये आपका ब्रह्मास्त्र एक इंडियन सिटीजन के लिए, इसमें एक आर्टिकल है 32। हालांकि ये होते हैं 32 से 35 के बीच आर्टिकल, लेकिन इसमें एक आर्टिकल है 32 जो आपका इंडियन सिटीजन के लिए ब्रह्मास्त्र का काम करता है। सॉरी, ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मान लीजिए कोई भी आपसे अगर फंडामेंटल राइट को लेकर डिस्कस करता है या आपसे वो छीन लेता है, डिप्राइव करता है, चाहे वो गवर्नमेंट हो या कोई पब्लिक बॉडी हो, आप डायरेक्ट आर्टिकल 32 का यूज करके सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट, कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, कोई हाई कोर्ट नहीं, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट आप जा सकते हैं कि मेरा फंडामेंटल राइट हमसे डिप्राइव कर लिया गया है, हमें इसका न्याय चाहिए। डायरेक्ट आर्टिकल 32 का यूज करके सुप्रीम कोर्ट। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन ने ये कहा है कि आपको हम सब बना के देते हैं, कुछ प्रॉब्लम होने के बाद भी आप डायरेक्ट हमारे पास आ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए 6 तरह के फंडामेंटल राइट होते हैं। पहले इक्वालिटी, जो 14 से 18 के बीच में आता है। फिर आता है फ्रीडम, 19 से 22 के बीच में। इसी में 2 ऐसा आर्टिकल है जिसे गवर्नमेंट इमरजेंसी केस में भी नहीं छीन सकती है। तीसरा आता है एक्सपोलिएशन, शोषण का, अगेंस्ट शोषण, ठीक है, जिसमें चाइल्ड लेबर सब आते हैं, वो 23 और 24 आर्टिकल में आता है। फिर आता है फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, जो 25 से 28 के बीच में आता है। फिर आता है कल्चर और एजुकेशन, जो 29 और 30 दो बीच में आता है, शिक्षा का अधिकार। फिर आता है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, जो संविधान आपको उपचार बताती है, उपाय बताती है, वो है 32 से 35, जिसमें एक आर्टिकल है 32 जिसका यूज करके आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं जब आपका फंडामेंटल राइट के ऊपर कोई भी डिप्राइव करने की कोशिश करे, सिवाय फंडामेंटल राइट। ये नहीं कि कोई भी केस लेके आप सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, सिवाय सिर्फ फंडामेंटल राइट। अब देखिए, इस आर्टिकल में मैंने आपको बताया था कि आप आर्टिकल पढ़ोगे 12 से 35, तो यहाँ तो आप जो देख रहे हो वहाँ 14 से ही स्टार्ट होता है। तो 2 आर्टिकल ऐसे हैं जिन्हें बाहर में रख दिया गया है, पहले उनको हम समझते हैं, बाद में ये सारे 6 टाइप के आर्टिकल आपको हम 6 वीडियो में पार्ट बाय पार्ट बता देंगे। पहले हम आर्टिकल 12 और 13 को समझते हैं। आर्टिकल 12 कहता है, डिफिनीशन देता है आपको कि ये आपका फंडामेंटल राइट क्या है, ये एक परिभाषा है। तो डिफिनीशन ये देता है कि ये स्टेट क्या होते हैं। स्टेट मतलब कोई वो राज्य नहीं होते हैं जिसे हम 28 राज्यों में गिनती करते हैं, जैसे बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, बंगाल, ये सब स्टेट को डिनोट नहीं करते। इस स्टेट का मतलब होता है गवर्नमेंट बॉडी, चाहे वो सेंट्रल का हो या स्टेट का हो। गवर्नमेंट बॉडी चाहे वो सेंट्रल का हो या स्टेट का हो, और लोकल बॉडी
और आपके अदर अथॉरिटी, ये 4 चीज़ों का यूज हुआ है। अब इसमें देखिए जहाँ भी गवर्नमेंट बॉडी होगी, अब सेंट्रल और स्टेट बॉडी को समझाने के लिए, गवर्नमेंट के सेंट्रल बॉडी को और स्टेट बॉडी को समझाने के लिए ज़रूरत तो है नहीं, आप खुद समझ जाएंगे कौन सा सेंट्रल का है कौन सा स्टेट का है। दूसरा आता है लोकल बॉडी, तो लोकल बॉडी में जैसे पंचायत हो गया, म्यूनसिपैलिटी, कॉर्पोरेशन, ये सब आ जाता है लोकल बॉडी में। चौथा आता है अदर। अब अदर में आ जाता है LIC, BPCL, ONGC, जो गवर्नमेंट टेकिंग है। ये ऐसा इसलिए कि मान लीजिए सेंट्रल लेवल पे कोई गवर्नमेंट है जो केंद्र शासित में सरकार है। अब मान लीजिए किसी गली में कोई प्रॉब्लम हुआ, किसी नाले को समस्या को लेके, कूड़ा कचरा को समस्या को लेके, तो आप डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट को कंप्लेन नहीं कर सकते ना, आप वहाँ के लोकल अथॉरिटी को कंप्लेन कर सकते हैं। वो क्योंकि वो भी गवर्नमेंट के पार्ट है, गवर्नमेंट बॉडी है। तो डायरेक्ट मेन आदमी आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेगा, वहाँ के जो लोकल बॉडी है वो आपका प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। इसलिए कहा जाता है आप इन फ्यूचर कभी कुछ केस देखिएगा, केस लॉ बहुत सारे हैं। इस जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस चैनल पे आपको पूरे आर्टिकल 395 तो मैं बताऊंगा ही, साथ ही साथ मैं आपको पूरे 105 अमेंडमेंट भी बताऊंगा। उसके बाद उसमें जितने भी अमेंडमेंट में आर्टिकल ऐड हुए हैं 448 तक, वो भी आपको बताऊंगा। तो आप जब केस लॉ पढ़िएगा उस वक्त आपको ये देखिएगा, जैसे एक केस लॉ था केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। तो यहाँ देखिए स्टेट ऑफ केरला है, इसका ये तो राज्य सरकार के ऊपर हुआ था। तो आप जब कभी कुछ स्टेट्स देखिएगा तो इसका मतलब ये मत समझिएगा कि उस राज्य के बारे में बात किया गया, नहीं, उस गवर्नमेंट के बारे में बात किया, गवर्नमेंट बॉडी के बारे में बात किया जाता है। ठीक है, किसी राज्य से यहाँ स्टेट का डिनोट नहीं होता है। बहुत ही माइनर टर्म है लेकिन ये बहुत ही बड़ा टर्म है, अगर आप नहीं समझते हो तो। ये पूरे केस लॉ में आपको बहुत जगह से मिलेंगे, स्टेट स्टेट स्टेट। उससे आप किसी स्टेट मतलब किसी राज्य को डिनोट मत कीजिएगा, इससे आप गवर्नमेंट बॉडी को डिनोट कीजिएगा। ठीक है, तो ये आर्टिकल 12 सिर्फ डेफिनेशन देने का काम करता है कि स्टेट्स क्या होते हैं। स्टेट्स हर एक गवर्नमेंट बॉडी होते हैं, चाहे वो सेंट्रल के हो, स्टेट के हो, लोकल अथॉरिटी के हो या अदर में हो। अदर में आपको बता दिया जैसे गवर्नमेंट टेकिंग ही हो, LIC, ONGC, BPCL, ऐसे बहुत सारे गवर्नमेंट टेकिंग यूनिट होते हैं जो अदर अथॉरिटी में आते हैं। अब आर्टिकल 13 कहता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी कोई प्रॉब्लम आए, कहीं भी कोई प्रॉब्लम आए, आप याद रखिएगा कि आर्टिकल 13 क्या कहता था। ये मैं या आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना बंद कर दीजिएगा। जब भी कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी कोई प्रॉब्लम दिखे, आप तुरंत याद कीजिएगा कि आर्टिकल 13 क्या कहता था। अब आर्टिकल 13 क्या कहता है चाहिए समझते हैं। देखिए आर्टिकल 13 कहता है कोई भी ऐसा लॉ चाहे वो पहले से क्यों ना बना हो, प्री कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान बनने से पहले ही क्यों ना बना हो, अगर वो किसी के फंडामेंटल राइट को, अगर वो किसी भी पर्सन के फंडामेंटल राइट को वायोलेट करता है तो वो वॉइड हो जाएगा, अवैध हो जाएगा। अगर कोई भी लॉ कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले, अभी भी है, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले कोई भी लॉ अगर किसी के फंडामेंटल राइट्स को अगर वो वायोलेट करता है तो वो वॉइड हो जाएगा, अवैध हो जाएगा, उसे हम मान्यता नहीं देंगे। ये हो गया पहला चीज। दूसरा है पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कोई भी लॉ गवर्नमेंट इन फ्यूचर बनाए या कोई भी लॉ गवर्नमेंट अभी बनाए, वो लॉ अगर किसी के फंडामेंटल राइट को वायोलेट करता है तो वो भी वॉइड हो जाएगा। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट स्ट्रिक्टली बोल दिया है कि कोई भी लॉ चाहे वो पहले से बना आया हो जब बाद में बनाया जाएगा, अगर वो किसी के फंडामेंटल राइट को वायोलेट करता है तो वो ऑटोमेटिक वॉइड हो जाएगा। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट से कोई खिलवाड़ नहीं। ये तो हो गया प्री कॉन्स्टिट्यूशन। पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ये एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं और बच्चे माइनर मिस्टेक करते हैं, तो इस चीज को समझ लीजिएगा। दूसरे आते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स और डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन। तो डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स का मतलब देखिए होता है कि कोई भी लॉ बना है, कोई भी लॉ पहले से अगर बना हुआ है और अगर वो किसी के फंडामेंटल राइट को वायोलेट करता है तो वो वॉइड होगा, लेकिन वो एक शैडो हो जाएगा। शैडो मतलब वो हट जाए, इक्लिप्स परछाई, शैडो हट जाएगा। और जैसे ही कोई गवर्नमेंट उसके ऊपर विचार करके अमेंडमेंट करके उसमें कुछ सुधार करेगी, वो ऑटोमेटिक रीएक्टिवेट हो जाएगा। इक्लिप्स ध्यान दीजिएगा, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स ये कहता है कि कोई भी लॉ बना हो अगर वो फंडामेंटल राइट को वायोलेट करता है तो वो वॉइड होगा और शैडो हो जाएगा, मतलब परछाई हट जाएगा। लेकिन अगर गवर्नमेंट ये सोचे कि इसमें कुछ हम अमेंडमेंट करके इसको हम ठीक कर सकते हैं तो वो ऑटोमेटिक रीएक्टिवेट हो जाएगा। क्लियर। दूसरा होता है डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन। सेपरेशन का मतलब होता है सेपरेट करना, अलग करना। इसमें कहता है कि कोई भी लॉ
अगर किसी के फंडामेंटल राइट को वायोलेट करता है तो वो पूरी तरीके से हट जाएगा, तो वो पूरी तरीके से वॉइड हो जाएगा, कोई उसमें ऑटोमेटिक रीएक्टिवेट होने की गुंजाइश नहीं है, वो हट ही जाएगा। इसका बहुत सारे केस लॉ हैं, आने वाले पीरियड में, आने वाले हम वीडियो में आपको बताएंगे। पहले आप आर्टिकल को समझ जाइए, फिर आपको हम केस लॉ बताएंगे तो आपको मजा आएगा। क्योंकि होता क्या है, आप कोई भी केस लॉ पढ़िए, उसमें एक आर्टिकल के बारे में जिक्र नहीं रहता है, हमेशा उसमें 3-4 आर्टिकल मिले हुए रहते हैं। अब आप पढ़ोगे मान लो सिर्फ एक आर्टिकल और फिर 3-4 आर्टिकल के बारे में जानते ही नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसीलिए पहले पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ लीजिए, सारे आर्टिकल को समझ लीजिए, उसके बाद जब केस लॉ पढ़िएगा तो आपको खुद ईजी लगेगा, आपको कुछ समझना नहीं पड़ेगा कहाँ से क्या आ रहा है, आपको खुद वो ईजी लगने लगेगा। तो डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स और डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन समझ गए। इस पार्ट से आर्टिकल 13 से एग्जाम में क्वेश्चन आपको जरूर आएंगे, या तो प्री कॉन्स्टिट्यूशन या तो पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन। ये बहुत ही माइनर यहाँ पे मिस्टेक होते हैं। मैंने आपको बता दिया प्री कॉन्स्टिट्यूशन पहले से बना आया लॉ अगर किसी के फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है तो वो वॉइड हो जाएगा। पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन संविधान बनने के बाद गवर्नमेंट अगर कोई भी कानून बना है वो भी अगर किसी के फंडामेंटल राइट को अगर वायलेट करता है वो भी वॉइड हो जाएगा। डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स कोई भी लॉ अगर वो फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है तो वो शैडो हो जाएगा, परछाई हो जाएगा, और गवर्नमेंट चाहे तो अमेंडमेंट करके उसमें कुछ सुधार अगर करेगी तो वो रीएक्टिवेट हो सकता है। लेकिन डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन रीएक्टिवेट नहीं हो सकता है, वो सेपरेट हो जाएगा, अलग हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पहले अपना फंडामेंटल राइट 7 टाइप्स के थे, इसमें राइट ऑफ प्रॉपर्टी भी था कि आपका संपत्ति का अधिकार, उसको हटा दिया गया, उसको रिमूव कर दिया गया। क्योंकि यहाँ पे आप गौर कीजिएगा, देखिएगा यहाँ पे 29 से 30 के बीच में है आपका एडुकेशन, उसके बाद 32 से स्टार्ट हो गया, 31 मिसिंग है, वही 31 था प्रॉपर्टी का अधिकार। अब ये प्रॉपर्टी का अधिकार को फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार ना होकर इसे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट या लीगल राइट माना गया है। आप लीगल तरीके से माने इसे लेकर आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते आर्टिकल 32 का यूज करके, जो कि मैंने आपको पहले बताया था कि फंडामेंटल राइट के ऊपर अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है, कोई आपसे फंडामेंटल राइट अगर आपका डिप्राइव करता है, ले लेता है, तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकते हैं आर्टिकल 32 का यूज करके। लेकिन अगर फंडामेंटल राइट का यूज ना हो, जैसे कि प्रॉपर्टी है, तो प्रॉपर्टी का अधिकार फंडामेंटल राइट्स में से हटा गया है, वो हो गया 44th अमेंडमेंट में। 44th अमेंडमेंट जो 1978 में हुआ था, उस अमेंडमेंट में ये कहा गया कि प्रॉपर्टी का अधिकार फंडामेंटल राइट ना होकर उसे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट या लीगल राइट में कन्वर्ट कर दिया जाए। तो वो उसे आर्टिकल 300 में उसे जगह मिल चुकी है। वहाँ हम सारे क्लॉज पढ़ेंगे ABC, उसमें आपको बताएंगे वहाँ प्रॉपर्टी का अधिकार वहाँ है। तो फिलहाल आपके 7 नहीं है, 6 अधिकार है फंडामेंटल राइट: इक्वालिटी, फ्रीडम, एक्सपोलिएशन, अगेंस्ट, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चर, एडुकेशन और कॉन्स्टिट्यूशनल लिबर्टी। आई होप फंडामेंटल राइट्स की ये बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट आपको क्लियर हुई होगी। इसके बाद जो 6 फंडामेंटल राइट हैं, इसके 6 सेपरेट वीडियो बनेंगे ताकि आपके फंडामेंटल राइट से सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।